नमस्कार दोस्तों, मैं केसर सिंह राधे राधे इंस्टीट्यूट में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। गाइज, हम बात करेंगे आज 12th क्लास के चैप्टर नंबर 6 और जिसका नाम है वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो सर्वप्रथम हम समझते हैं कि वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं डेफिनेशन पर। तो हेडिंग डालेंगे सभी, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण। देखो, ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगों द्वारा बताया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। इसके विपरीत फैराडे नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जब किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तित किया जाता है तो बंद परिपथ में विद्युत धारा गमन करती है, जिसे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि सर्वप्रथम तो ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जब चालक तार में करंट प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, इसके विपरीत फैराडे ने बताया कि देखो, जब किसी परिपथ में हम चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तित करते हैं ना, तो बंद परिपथ में धारा बहने लगती है। ठीक है, जिसे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नाम दे दिया। ठीक है, आगे देखो, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण को समझाने के लिए फैराडे ने 2 प्रयोग किए, जिसमें पहला प्रयोग लेते हैं हम फैराडे का पहला प्रयोग। प्रथम प्रयोग हेडिंग डाल लेंगे। देखो क्या है ये। फैराडे के प्रथम प्रयोग की परिपथ व्यवस्था निम्न प्रकार है। ठीक है, देखो, इसमें सर्वप्रथम एक NS चुंबक लिया इसने। ठीक है, और कुंडली के पास ले आया इसको। तो चुंबकीय क्षेत्र, देखो ये हमारे पास एक कुंडली है। ठीक है, मैं इसको दर्शा देता हूँ एक बार। ये कुंडली है। जब इस चुंबक को इसके पास ले आया तो इसमें विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार गमन की। ठीक है, तो इसमें जो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप इस प्रकार आ जाता है। और जब इसे देखो, जब इसे NS चुंबक को दूर ले जाया गया तो गैल्वेनोमीटर में देखो, तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप इस प्रकार आया। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार आएंगी इसमें। ठीक है, तो विद्युत बल रेखा ये इस प्रकार आने के लिए फिर विक्षेप यानी जस्ट अपोजिट साइड में विक्षेपित हो जाएगा। ठीक है, और यदि चुंबक को इस तरह रखें तो इसमें कोई विक्षेप नहीं आएगा, गैल्वेनोमीटर एकदम सीधा रहेगा, इसमें कोई भी विक्षेप नहीं आएगा। ठीक है, अब इसकी देखो थ्योरी लिखते हैं। देखो, फैराडे के प्रथम प्रयोग में जब एक कुंडली को धारामापी G से जोड़ देते, सर्वप्रथम इसकी बनावट लिख रहे हैं, एवं एक छड़ चुंबक को काम लेते हैं। ठीक है, छड़ चुंबक के N ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती है। ठीक है, अब पहले वाले केस में क्या होगा, देखो भाई, जब कुंडली के समीप छड़ चुंबक के N ध्रुव को ले आया जाता है तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है और जिससे धारामापी G में विक्षेप उत्पन्न होता है। ठीक है, अब देखो सेकंड केस क्या होगा। जब छड़ चुंबक के N ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं हम, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कमी होगी, क्योंकि जैसे जैसे चुंबक को दूर ले जाएंगे तो उसकी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कमी होगी, जिससे धारामापी G में विक्षेप प्राप्त होता है, जिसकी दिशा पहले की तुलना में विपरीत होती है। यानी कि पहले तो विक्षेप इस साइड में आया था, अब विक्षेप इस साइड में आएगा। ठीक है, इन जस्ट विपरीत दिशा होगी। तीसरे केस में देखो, जब छड़ चुंबक को इस तरह रखा जाता है तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात चुंबकीय बल रेखा निकलती नहीं है और धारामापी G में विक्षेप 0 प्राप्त होता है, अर्थात धारामापी G में कोई विक्षेप प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, ये फैराडे का पहला नियम है, पहला प्रयोग। अब देखो, इससे धारामापी G में विक्षेप निम्न स्थितियों पर निर्भर करता है। पहली स्थिति कौन सी होगी, देखो, छड़ चुंबक की गति पर। देखो, जैसे जैसे छड़ चुंबक को दूर ले जाएंगे, पास लाएंगे, तो विक्षेप उस पर निर्भर करेगा। पहली तो शर्त ये होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, छड़ चुंबक की ध्रुव प्रबलता पर, यानी कि उसकी ध्रुव प्रबलता ज़्यादा है या कम है उस पर भी निर्भर करेगा। 3 नंबर, कुंडली में फेरों की संख्या पर। जो इसमें फेरे होंगे ना इस प्रकार,
उसकी संख्या पर भी निर्भर करेगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट होगा कुंडली के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, अर्थात जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो विद्युत बल रेखाएं ज़्यादा होंगी और जैसे कम होगा तो कम होंगी। इस प्रकार धारामापी जी भी इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, निर्भर करता है। अब फैराडे का सेकंड प्रयोग लेते हैं। देखो हेडिंग डालेंगे फैराडे का द्वितीय प्रयोग। इसमें देखो फैराडे के द्वितीय प्रयोग की परिपथ व्यवस्था निम्न प्रकार है। इसमें दो कुंडली लेते हैं, एक तो प्राथमिक कुंडली और एक द्वितीय कुंडली। ठीक है, प्राथमिक कुंडली में एक तो कुंजी जोड़ देते हैं, एक धारा नियंत्रक और दूसरी एक बैटरी जोड़ देते हैं। तो इसमें जिस धारा प्रवाहित होगी तो दूसरी कुंडली में विक्षेप आएगा। वो किस प्रकार आएगा देखो नीचे। फैराडे के द्वितीय प्रयोग में एक प्राथमिक कुंडली को बैटरी, कुंजी व धारा नियंत्रक से जोड़ देते हैं। ठीक है, इस परिपथ को प्राथमिक परिपथ कहते हैं। प्राथमिक परिपथ के समीप एक द्वितीय कुंडली ली जाती है जिसे धारामापी जी से संयोजित या जोड़ देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, द्वितीय परिपथ कहते हैं। ये सिंपल है ये तो बनाओ। ठीक है, अब आगे देखिए। जब प्राथमिक परिपथ में कुंजी के को ऑन किया जाता है तो परिपथ में धारा गमन करती है। यानी प्राथमिक परिपथ में जब कुंजी को ऑन करेंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होगी, तो धारा 0 से I तक बढ़ती जाती है, जिससे कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा एवं चुंबकीय बल रेखाओं द्वितीय कुंडली से गुजरती है। तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी वो द्वितीय कुंडली से गुजरेंगी, जिससे द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है और जिससे धारामापी जी में विक्षेप आता है। अब आगे देखो। जब परिपथ में धारा का मान बढ़कर I नियत हो जाता है तो प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? सॉरी, एक बार मैं इसको सही कर लेता हूं। कांस्टेंट हो जाता है, जिससे द्वितीय कुंडली में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है और धारामापी जी में भी क्या होगा, फिर विक्षेप नहीं आएगा तो इसकी वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, 0 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब इससे क्या स्पष्ट होगा, देखिए इसका क्या सार निकला है। देखो, अतः स्पष्ट है कि धारामापी जी में विक्षेप प्राप्त होने के लिए आवश्यक यह है कि चुंबकीय फ्लक्स का मान निरंतर परिवर्तित होता रहना चाहिए। यानी कि धारामापी जी में विक्षेप तभी आएगा जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में निरंतर परिवर्तित होगा, अर्थात चेंज होगी। ठीक है, तभी आएगा इसके धारामापी जी के मान में विक्षेप। ठीक है, कहने का मतलब ये है। ओके, अब इसके बाद देखो फैराडे के नियम या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। ये तो फैराडे ने प्रयोग किया। ठीक है, इसके आधार पर फैराडे ने फिर 2 नियम दिए जो किस प्रकार हैं। देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम हैं, इस प्रकार भी डिनोट कर सकते हैं। पहला नियम या चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फर्स्ट लॉ। ठीक है, क्या है देखो, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तित किया जाए तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। सर्वप्रथम तो यानी कि कोई बंद परिपथ है, ठीक है, और उसमें चुंबकीय फ्लक्स के मान में चेंज होगी ना, तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसे क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। आगे देखो, और इस विद्युत वाहक बल के कारण परिपथ में धारा गमन करती है, जिसे क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। यह फैराडे का प्रथम नियम है। ये धारा किसके कारण हो रही है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण बह रही है, इस कारण दूसरे के कारण प्रेरित हो रही है, इस कारण इसे क्या कहेंगे, प्रेरित धारा कहते हैं। यहां तक समझ में आया? ओके। इसके बाद देखो, प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा का मान आरोपित चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लगा देंगे, ये याद रखना है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा का मान, जितना चुंबकीय क्षेत्र का मान हम बढ़ाएंगे उतना ही विद्युत वाहक बल बढ़ेगा और जिससे प्रेरित धारा का मान भी घटेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र किस पर, यानी उस पर कौन निर्भर करता है, विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब इसके बाद फैराडे का
द्वितीय नियम। ये क्या है देखो, फैराडे के द्वितीय नियम की हेडिंग डालने के बाद देखो भाई, फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार जब किसी बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में ऋणात्मक परिवर्तन की दर के बराबर होता है तो इसे क्या कहते हैं, फैराडे का द्वितीय नियम कहते हैं। देखो इसके माने किस प्रकार, माना किसी बंद परिपथ में डेल्टा टी समय में, यानी कुछ समय चेंजेज ले रहे हैं यहाँ पर, समय में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित डेल फाई है, ठीक है, जिसके कारण बंद परिपथ में विद्युत वाहक बल ई प्रेरित होता है, तो फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार क्या आ जाएगा, इसमें डेल्टा फाई बराबर अपॉन डेल्टा टी, और नेगेटिव क्या आ जाएगा, चेंजेज, ठीक है। यह नेगेटिव क्या दर्शा रहा है कि जो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा ना उसका ये विरोध करेगा, अर्थात इसके अपोजिट होगा, ठीक है। नेगेटिव चिन्ह ये दर्शा रहा है, जहां नेगेटिव चिन्ह प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध को दर्शाता है, ठीक है। अब यदि डेल टी टेंड्स टू जीरो, ये जीरो की ओर अग्रसर हो तो समीकरण 1 से देखो, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, इसकी वैल्यू जाएगी तो ये डी फाई बी अपॉन डी टी आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन दे देंगे सेकंड, और जो कि फैराडे के द्वितीय नियम का गणितीय रूप है, ठीक है। फैराडे के पहला प्रयोग कर लिया, दूसरा कर लिया, फिर उसके आधार पर हमने 2 नियम दिए थे वो हमने कर लिए कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं लेंज का नियम। देखो लेंज का नियम क्या होता है, देखो जब फैराडे का जो इसने 2 नियम दिए थे ना, तो उसमें दूसरे नियम की सहायता से हम विद्युत वाहक बल तो याद कर सकते हैं, यानी विद्युत वाहक बल और धारा का मान याद कर सकते हैं, लेकिन उसकी डायरेक्शन याद नहीं कर सकते, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन याद करने के लिए फिर लेंज आए, उसने क्या कहा देखो, फैराडे के द्वितीय नियम की सहायता से प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा का मान तो याद कर सकते हैं, लेकिन या किंतु इसकी सहायता से प्रेरित धारा की दिशा का मान नहीं याद कर सकते। इसलिए प्रेरित धारा की दिशा याद करने के लिए लेंज ने एक नियम दिया जिसको क्या कहते हैं, लेंज का नियम कहते हैं। और वो क्या होगा देखो, लेंज के नियम के अनुसार जब किसी बंद परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रेरित धारा की दिशा होगी ना वो उसका ही विरोध करेगी जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है, अर्थात कहने का मतलब अर्थात ये अपने बाप का विरोध करता है, ठीक है। कहने का मतलब देखो, जब ये NS चुंबक है, देखो एक ये वर्ताकार लूप है, इसमें जब हम NS चुंबक के N ध्रुव को इसके पास लाते हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे चुंबकीय फ्लक्स के मान में वृद्धि होती है, अर्थात परिवर्तन होता है, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण लूप में धारा बहने लगती है या परिसंचरण करने लगती है। अब इसके अंदर धारा बहने लगेगी तो ये धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है उसका ही ये विरोध करेगी। तो ये N ध्रुव के कारण इसका उत्पत्ति हुई है और तो N ध्रुव का विरोध करेगी। तो विरोध कैसे होगा, जब इसके डायरेक्शन इस प्रकार हो तभी इस N का विरोध होगा। तो लेंज के नियम के अनुसार जब N को इसके पास लाते हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे फ्लक्स में चेंज होगा, चेंज होगी फ्लक्स तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न होगी और प्रेरित धारा के कारण लूप में इस प्रकार यानी कि धारा बहती है जो N ध्रुव का विरोध करती है, ठीक है। ये लेंज के नियम को दर्शा रहा है। इसी प्रकार दूर ले जाएंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कमी होगी और कमी होगी तो विद्युत यानी चुंबकीय फ्लक्स में चेंज तो होगा, जिससे विद्युत वाहक बल होगा और जिससे प्रेरित धारा होगी, और ये प्रेरित धारा के कारण एस का विरोध तब करेगी जब यहाँ पर एस होगा, ठीक है। अब देखो इसकी थ्योरी करते हैं किस प्रकार है। देखो, जब वर्ताकार लूप के समीप छड़ चुंबक के N ध्रुव को लाया जाता है तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तित होगा और इससे परिवर्तित होने के बाद वर्ताकार
जो लूप है इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जिसके कारण प्रेरित धारा गमन करती है, और इस धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि ये जिसके कारण उत्पन्न हुई है उसका ही विरोध करती है। देखो इस प्रकार से होती है कि एन ध्रुव के पास आने का अर्थात लूप एन ध्रुव की भांति व्यवहार करे। एम लूप की दिशा वामावर्त होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है, इसका मतलब ये है। इसके बाद देखो दूसरे पॉइंट में देखो, जब एन ध्रुव को लूप से दूर ले जाया जाता है तो लूप में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तित होता है जिससे लूप में प्रेरित धारा गमन करती है जिसकी दिशा इस प्रकार से होती है कि वो एन दूर जाने का विरोध करे। एम लूप में धारा की दिशा दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, ये एन सिरे की बात हो गई। अब एस सिरा जाएगा या आएगा उसकी बात करते हैं। देखो जब लूप के समीप छड़ चुंबक के एस सिरे को लाया जाता है तो लूप में धारा की दिशा दक्षिणावर्त होती है। ठीक है, क्लॉकवाइज होती है। एम जब छड़ चुंबक के एस सिरे को लूप से दूर ले जाया जाता है तो लूप में प्रेरित धारा की दिशा वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, ये डायग्राम से आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं। देखो ये देखो यहाँ पर एक पॉइंट और ले लेते हैं। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना करता है। एम स्पष्ट है कि फैराडे का द्वितीय नियम भी ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालना करता है। ठीक है, ये ऊर्जा संरक्षण एनर्जी कंजर्वेशन नियम का पालना करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो एक टॉपिक देखो छोटा सा, चुंबकीय फ्लक्स जिसे 5B से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? देखो किसी बंद पृष्ठ के तल के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स 5B कहते हैं और यह एक अदिश राशि। अदिश राशि का मतलब पहले भी बता चुका हूँ और बता देता हूँ कि जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, अब चुंबकीय फ्लक्स को आगे देखो, मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं इसका। देखो चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी वेक्टर व क्षेत्रफल अल्पांश ds वेक्टर के अदिश गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अतः माना अल्पांश से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स d5 भी मान ले तो इसको क्या होगा? देखें d5 बराबर बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इक्वेशन 1 परिभाषा से। ठीक है, आगे देखो, अतः संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स 5 हो तो इन्हें टोटल चुंबकीय फ्लक्स लेंगे ना तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। समीकरण 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे, इसकी समीकरण 1 से वैल्यू पुट करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इक्वेशन 2 हो गई। इसके बाद जो कि चुंबकीय फ्लक्स का गणितीय रूप को डिनोट कर रहा है। अब इसके 2-3 टॉपिक पॉइंट हैं चुंबकीय फ्लक्स का जो क्या होंगे। देखो पहला पॉइंट है चुंबकीय फ्लक्स का मान धनात्मक पॉजिटिव, दूसरा ऋणात्मक नेगेटिव व शून्य यानी जीरो भी हो सकता है। पहला पॉइंट ये है कि चुंबकीय फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? देखो भाई, चुंबकीय फ्लक्स का मान पॉजिटिव होने का अर्थ है कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद पृष्ठ से बाहर आ रही है। ठीक है, जबकि चुंबकीय फ्लक्स का नेगेटिव चिन्ह होने का मतलब है कि चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश कर रही है यानी अंदर आ रही है। ठीक है, प्लस का मतलब बाहर जा रही है और माइनस का मतलब अंदर आ रही है। आगे देखो, चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होने का अर्थ है कि जितनी चुंबकीय बल रेखाएं अंदर प्रवेश कर रही है उतनी ही बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही है। इस स्थिति में को चुंबकत्व के गाउस का नियम कहते हैं। यानी फाई का मान जब 0 होगा तो देखो इक्वेशन 2 से करेंगे तो बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर का इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये होगी चुंबकीय फ्लक्स की बात। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में नियत वेग से गतिशील चालक छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल E, इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। पूरा डेरिवेशन है तो हम आराम से करेंगे। देखो सर्वप्रथम डायग्राम को समझो। ये है एक्स अक्ष, ये क्या है? एक्स अक्ष। इकाई सदिश क्या है इसका? आई कैप। ठीक है भाई, दूसरा ये है जे कैप यानी वाई एक्स, इसका इकाई सदिश जे कैप है। ठीक है, इसी प्रकार ये इधर जेड एक्सिस है
और इसका होरिजन यानी मूल बिंदु 0 है। यहाँ तक समझ में आए? ओके। इसके बाद ये है चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, क्रॉस ये दर्शा देंगे इसमें। इसके बाद एक चालक छड़ लेते हैं ए बी, देखो ये चालक छड़ ए जिस पर आवेश है Q, ठीक है, और ये चालक छड़ इस प्रकार एक समान वेग से x साइड में गति कर रही है। तो इस पर जो इसका विद्युत वाहक बल प्राप्त करना है, तो सर्वप्रथम इसकी थ्योरी लिखते हैं, फिर इसका क्रमवाइज मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे, फिर उससे क्या यह निष्कर्ष निकला उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो सर्वप्रथम इसका करते हैं थ्योरी। देखो मानचित्र अनुसार एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में L लंबाई की एक चालक छड़ है, ठीक है, ए बी वाई एक्स के तो ये समांतर रखी हुई है और यह है चालक छड़ एक्स अक्ष के अनुदिश v वेग से गतिशील है, जो हमने पहले ऊपर डायग्राम से अच्छी तरह समझ लिया है। उसके बाद देखो चालक छड़ पर स्थित Q आवेश भी v वेग से गतिशील होगा, अतः Q आवेश पर लगने वाला चुंबकीय फोर्स क्या होगा, Fm हो तो लोरेंज बल के सूत्र से, लोरेंज सूत्र क्या होता है QVB, तो यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा QVB, QV क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। अब चित्र से यहाँ पर I की साइड में जा रही है तो वेग की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, V वेक्टर बराबर I कैप, और B वेक्टर की वैल्यू यानी कि अंदर की ओर है K कैप के, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रखेंगे, ये देखो V की जगह V I कैप और B की जगह B और माइनस K कैप अंदर की साइड है। इसके बाद में V B को बाहर निकाल लेंगे कोष्ठक से, ठीक है, और I क्रॉस J कैप क्या होता है, देखो I क्रॉस K कैप की वैल्यू होती है, जब ये K कैप क्रॉस I कैप होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती J कैप। अब ये एंटी है तो ये हो जाएगी माइनस J कैप, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी ये नेगेटिव आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो देखो चुंबकीय फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस J कैप यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस यहाँ पर, ठीक है, QVB J कैप इक्वेशन दे देंगे 1। इसके बाद देखो देखो अतः Q आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा y एक्स की ओर है, तो जो आवेश है ना Q उस पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा किस प्रकार है, y एक्सिस। यदि चालक में उपस्थित धनायनों पर लगने वाला चुंबकीय बल F1 है तो देखो समीकरण 1 से धनायनों के लिए तो क्या लेंगे, Q बराबर E लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में क्या आ जाएगा, F1 बराबर EVB J कैप, और ऋणायनों के लिए लेंगे तो माइनस E ले लेंगे। देखो अगली टर्म में अतः छड़ में उपस्थित धनायनों पर y एक्सिस पर लगता है, जिसके कारण धनायन चालक छड़ के ए सिरे की ओर एकत्रित हो जाते हैं। ये डायग्राम से हमने समझ लिया, यानी कि जो ए सिरा है ना, जैसे ए और बी, तो इधर तो प्लस प्लस अतिरिक्त हो जाएंगे, ठीक है, इकट्ठा हो जाएंगे, और नीचे हो जाएंगे माइनस, ठीक है। उसके बाद देखो यदि चालक छड़ में उपस्थित ऋणायनों पर लगने वाला चुंबकीय बल F2 मान लें तो ऋणायनों के लिए आवेश की वैल्यू होगी माइनस E। अब इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट में पुट करेंगे तो E की जगह माइनस E, तो ये होगी इक्वेशन 3 नंबर दे देंगे, ठीक है। इसके बाद अतः छड़ में उपस्थित ऋणायनों पर बल y डैश x पर लगता है, जिसके कारण ऋणायन चालक छड़ के बी सिरे की ओर इकट्ठा हो जाते हैं। यानी कि जब y देखो जब धनायनों पर तो बल लगता है ना, तो ये y एक्सिस, ये तो x है, देखो मैं आपको समझा देता हूँ, ये है y एक्सिस और इसके जस्ट विपरीत है y डैश, ठीक है। तो इधर की साइड बल लगेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव इस प्रकार इकट्ठा हो जाएंगे, और नीचे लगेगा तो नेगेटिव इस प्रकार इकट्ठे हो जाएंगे बी साइड में, ठीक है। ये है चालक, ये है चालक छड़ ए बी, ये आ गया समझ में, ठीक है। इसके बाद देखो जिसके परिणाम स्वरूप चालक छड़ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसे ई से दर्शा देंगे, ठीक है, जिसकी दिशा
y डैश x की तरफ होती है। चालक छड़ में उपस्थित q आवेश पर लगने वाला विद्युत बल क्या मान लेंगे, F ही QE, ठीक है। और ये डायरेक्शन किस प्रकार लेंगे, -j, क्योंकि ये y डैश x की ओर जा रहा है, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 3 व इक्वेशन 4 से स्पष्ट है कि q आवेश पर लगने वाला विद्युत बल व चुंबकीय बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 व 4 से साम्य अवस्था में दोनों को बराबर लिखेंगे तो F ही बराबर FM, ठीक है। और इसकी वैल्यू लिखेंगे QE और इसकी QVB, ठीक है। यहाँ से Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा और E बराबर प्राप्त हो जाएगा VB, ठीक है। और ये जो E विद्युत क्षेत्र है और B है मैग्नेटिक फील्ड अर्थात चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों में इक्वेशन 5 संबंध आ चुका है, ठीक है। तो यानी कि जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में नियत वेग से जो चुंबकीय विद्युत वाहक बल प्राप्त होगा उसमें E और V भी संबंध आ चुका है, ठीक है। ये टॉपिक होगा यहाँ पर समाप्त। अब इसके बाद हम करते हैं एक छोटा सा टॉपिक का नाम होगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कोणीय वेग से घूर्णन करती आयताकार कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। जो किस प्रकार होगा देखो, तो इस डायग्राम को देखो एक बार समझेंगे आराम से। ये तो हमारे पास नॉर्थ चुंबक है, ठीक है। ये है साउथ दक्षिण चुंबक, ये उत्तरी चुंबक, ठीक है। चुंबक के दो सिरे हैं। अब इन दोनों के बीच में एक रख दिया हमने वर्ताकार कुंडली जो है ABCD, जिसकी लंबाई तो है L और चौड़ाई है B, ठीक है। लंबाई तो है L और चौड़ाई है B। ये कोणीय वेग ओमेगा से लगातार y एक्सिस में रोटेट कर रही है, ठीक है। तो इसका जो विद्युत वाहक बल निकालना है हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए शुरू से करेंगे। सबसे पहले देखो मानक चित्र अनुसार एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार कुंडली ABCD है जिसकी लंबाई L व चौड़ाई B है एवं इस कुंडली का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई LB प्राप्त होगा, ठीक है। यह आयताकार कुंडली ओमेगा कोणीय वेग से चुंबकीय क्षेत्र में y डैश x के परिध घूर्णन कर रही है। इसके बाद देखो अतः आयताकार कुंडली से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स फाई बी डैश हो तो B डॉट A वेक्टर, तो इसका डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे, जैसे A वेक्टर डॉट B वेक्टर की वैल्यू क्या आती है, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड B वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन आगे बाद में ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर कोस थीटा ले लेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड B आ जाएगा, इसका A आ जाएगा, ये कोस थीटा। इक्वेशन फर्स्ट देखो आगे, थीटा B वेक्टर व A वेक्टर के मध्य बनने वाला कोण है, ठीक है। उसके बाद देखो यदि कुंडली का कोणीय वेग ओमेगा हो तो ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई ओमेगा टी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, इक्वेशन दे देंगे सेकंड, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इक्वेशन 1 व 2 से यहाँ पर इक्वेशन 1 में थीटा की जगह ओमेगा टी रखने पर देखो फाई बी बराबर BA कोस ओमेगा टी, ये प्राप्त हो गया। आगे देखो यदि कुंडली में फेरों की संख्या n ले ले तो आयताकार कुंडली से निर्गत फ्लक्स n से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n फाई बी डैश आ जाएगा ये। अब यहाँ पर इक्वेशन 3 से वैल्यू पुट करेंगे ना, तो यहाँ देखो फाई बी एन BA कोस ओमेगा टी, इक्वेशन दे देंगे 4 नंबर, ठीक है भाई। इसके बाद देखो यदि आयताकार कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल अभी हमने पढ़ा था -d फाई अपॉन dt, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के लिए लेंगे तो यहाँ भी ले लेंगे। अब यहाँ पर देखो इक्वेशन जब 4 की यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो इसका क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो अवकलन करने के लिए इस राशि को तो कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं और कोस ओमेगा टी का अवकलन क्या होगा, देखिए कोस ओमेगा टी का अवकलन मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, d अपॉन dt
यहाँ पर जैसे कोस ओमेगा टी का क्या होगा माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का होगा तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इस पूरी टर्म की मल्टीप्लाई में आ जाएगा टी। ठीक है, सॉरी ओमेगा आ जाएगा क्योंकि टी के सापेक्ष हम कर रहे हैं तो ओमेगा आ जाएगा, सॉरी इसको देख लेना है, माइनस माइनस साइन ओमेगा टी और ये ओमेगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब इस टर्म को एज इट इज़ लिखने पर इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो माइनस से माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, इक्वेशन दे देंगे 5। इसके बाद देखो इस टर्म को इतनी को अधिकतम विद्युत प्रेरित विद्युत वाहक बल मानेंगे तो EM लिख देंगे, और ये टर्म आ गई विद्युत वाहक बल बराबर EM साइन ओमेगा टी, जो कि आयताकार कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के सूत्र को प्रेरित यानी दर्शा रही है। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसकी करंट निकालेंगे किस प्रकार होगी। यदि आयताकार कुंडली का प्रतिरोध R हो तो आयताकार कुंडली में प्रेरित धारा क्या होगी, I बराबर E अपॉन R। अब E की वैल्यू समीकरण 6 से रखने पर, 6 से रखा तो देखो यहाँ से रखने पर ये हो जाएगी R। तो इसके बाद में EM अपॉन R को क्या मान लेंगे, अधिकतम प्रेरित धारा। ठीक है, तो इसको रखने पर देखो तो इसके बाद में IM की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर, तो I बराबर प्राप्त हो जाएगा IM साइन ओमेगा टी, इक्वेशन 7 दे देंगे। इसके बाद देखो जो कि आयताकार कुंडली में प्रेरित धारा के सूत्र को दर्शा रही है, इस प्रेरित धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। IM को प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान या मैक्सिमम मान कहते हैं। तो प्यारे दो स्टूडेंटों, आज हमने क्या क्या बात की, देखो पहला टॉपिक किया था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है, उसके बाद में फैराडे के 2 प्रयोग किए थे, और उसके बाद में हमने किया था उसके 2 नियम। ठीक है, और नेक्स्ट किया था लेंज का नियम, और उसके बाद में हमने पढ़ा था चुंबकीय फ्लक्स, और उसके बाद में हमने पढ़ा था एक समान चुंबकीय क्षेत्र में नियत वेग से गतिशील चालक छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना की थी। ठीक है, और इसके बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र में नियत कोणीय वेग से जो घूर्णन कर रही थी ना कुंडली, उसका जो प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो गाइज हमने आज 6 पॉइंट किए हैं, तो आई होप आप सभी पॉइंटों को अच्छी तरह समझे होंगे, और इसी प्रकार पावरफुल कंटेंट प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका प्रेम पूर्वक हर बार की तरह वापस आकर बहुत बहुत धन्यवाद।